पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सी स्ट्रक्चर्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी यूनियंस क्या होते हैं, यूनियंस किसे कहते हैं। पिछली बार भी जब सी स्ट्रक्चर का लेक्चर था तो मैंने ये शेयर किया था कि सी यूनियंस और स्ट्रक्चर दोनों एक जैसी ही चीज़ है, सिर्फ उनके मेमोरी मैनेजमेंट में डिफरेंस है और इस वजह से दोनों को अलग अलग टॉपिक की तरह हम बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमको मेमोरी प्रॉपरली मैनेज करनी होती है वहाँ पर हम सी यूनियंस को काम में लेते हैं, अदरवाइज़ हम नॉर्मल वे में सी स्ट्रक्चर को भी काम में ले लिया करते हैं। तो देखते हैं कि सी यूनियन किस तरीके से काम करती है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, और किस तरीके से चीज़ों को हम सी यूनियन के साथ में डील करते हैं। चलिए, तो सी यूनियन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम जान लें। पहली बात, यूनियन और स्ट्रक्चर हैव द सेम डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, यानी कि जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे हैं उसी तरीके से यूनियन को भी डिफ़ाइन करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। दूसरी बात, यूनियन एंड स्ट्रक्चर बोथ कंटेन्स मेंबर। नेचुरली जब मैं कह रहा हूँ कि यूनियन है और स्ट्रक्चर है, दोनों एक तरीके से डिफ़ाइन होते हैं, तो दोनों में मेंबर होते हैं और वो मेंबर उसी तरीके से डिफ़ाइन होते हैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन होते हैं। ठीक है, और वो मेंबर अलग अलग डाटा टाइप के हो सकते हैं, एक जैसे डाटा टाइप के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तीसरी बात, मेंबर्स इन यूनियन कैन बी एक्सेस इन द सेम मैनर एज इन स्ट्रक्चर, यानी कि यूनियन के अंदर के जो मेंबर हैं, जब यूनियन और स्ट्रक्चर एक जैसे हैं तो यूनियन के अंदर के मेंबर भी बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर के करते हैं। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, हम STRUCT स्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम कोई भी नाम देते हैं उस स्ट्रक्चर का, ठीक है, और फिर हम ब्रैकेट में अंदर अलग अलग डाटा टाइप होते हैं। दिस इज़ मेंबर 1, इसके लिए हम कहते हैं इंटीजर टाइप, एक इंटीजर टाइप। मेंबर 2 फिर हम कहते हैं इंटीजर के बाद हम कैरेक्टर ले सकते हैं, है ना, कैरेक्टर टाइप। मेंबर 3, और इसको हम अरे डिफ़ाइन कर देते हैं, और ये हम कुल मिला के कुल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, और स्ट्रक्चर का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, सपोज XYZ। तो ये XYZ जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कोई भी मेंबर को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, वो मेंबर, और वो मेंबर किसका है, XYZ का, और तब हम उसको जो भी हम उसके बारे में लिखेंगे या जिस भी तरीके से, जिस भी नंबर के साथ या जिस भी वैल्यू के साथ उसको एक्सेस करना चाहेंगे वो इस तरीके से, यानी डॉट को हम इस्तेमाल करते हैं नंबर 1 बार, या फिर हम एरो को इस्तेमाल करते हैं यदि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनमें से कोई अगर पॉइंटर आ जाता है। अगर हम किसी पॉइंटर को डिफ़ाइन करते हैं तो फिर हम एरो को काम में लेते हैं, ठीक। तो जब स्ट्रक्चर में इस तरीके से मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, उसी तरीके से यूनियन में भी मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, इसमें कोई खास नयापन नहीं है। मेंबर्स कंपोजिंग यूनियन ऑल शेयर द सेम स्टोरेज आर इन, ये देखिए ये खास बात है कि जो यूनियन के अंदर जो मेंबर है, ठीक है ना, वो सब के सब सेम स्टोरेज को शेयर करते हैं। मतलब यूनियन जो है ना, यूनियन एक, जैसे हम कह रहे हैं कि एक संयुक्त परिवार की तरह है, कि एक पूरा घर है, उस घर में जो ड्राइंग रूम है वो भी सब शेयर कर रहे हैं, जो डाइनिंग रूम है वो भी सब शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे कमरे अलग अलग हों कुछ, लेकिन बहुत सारी उसकी जो मैक्सिमम जगह है उस संयुक्त परिवार के अंदर, उस घर की जो मैक्सिमम जगह है वो सभी लोग बराबर मात्रा में शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि उसमें अलग अलग इंडिविजुअल को यूनिक स्टोरेज एरिया मिलता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक घर, एक परिवार है लेकिन किसी मल्टी स्टोरी में रहता है ना। फर्स्ट स्टोरी हमने छोटे भाई को दे दी, सेकंड स्टोरी हमने उससे बड़े को दे दी, थर्ड स्टोरी में और सबसे बड़ा जो है वो रहता है। इस तरीके से 3 स्टोरी में तीनों को अलग अलग लोकेशन अम्बुनम में दी हुई है। तो अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर हर मेंबर का अपना एक अलग मेमोरी लोकेशन होता है, लेकिन यूनियन में वो एक ही मेमोरी लोकेशन को या एक ही मेमोरी एरिया को
काम में लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सी बात, भाई हमने मेमोरी स्पेस इतनी बड़ी रख दी है, ठीक है, और हमने 4 जनों को डिवाइड कर दी, तेरी ये, तेरी ये, तेरी ये, तेरी ये, ठीक। अब क्या होगा, ये उसमें रह रहा है या नहीं रह रहा है, ये मेमोरी एलोकेशन हो चुका। इसका मतलब अब बाकी 3 को ये मेमोरी एलोकेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट मेमोरी का। मतलब मेमोरी हमारे पास है लेकिन हम उसको किसी को अलॉट नहीं कर सकते, कोई दूसरा जो मेंबर है वो उसको काम में नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये चीज़ तो सही नहीं है। ये चीज़ हम यूनियन में, ये ख़ास बात होती है कि ये ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है और इसके अंदर ये पूरी की पूरी स्पेस इन चारों की है। अब इन 4 में से एक ना भी है तो भी ये पूरी स्पेस उन तीनों की है, 2 नहीं है तो पूरी स्पेस उन 2 जनों की है। यानी कि जो मेंबर हमने स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन मान लीजिए जब एक्चुअल प्रोग्राम होता है तो हम कहते हैं कि भाई इस मेंबर की इस एक्चुअल प्रोग्राम में आवश्यकता नहीं है, तो नेचुरली उस मेंबर की जो मेमोरी जो उसको असाइन होती वो खाली है स्पेस हमारे लिए। इसका मतलब अब वो जो खाली स्पेस है वो बाकी मेंबर्स के काम आ गई। इसका मतलब ये बेटर मेमोरी मैनेजमेंट हुआ। अगर हम स्ट्रक्चर कर देते और कुछ उस मेंबर को हम डिफाइन ही नहीं करते तो क्या होता, उस केस में वो मेमोरी लोकेशन जो होती वो रिज़र्व हो जाती, वो बिल्कुल एक तरह से जैसे कहें कि भाई ये ठीक है, ये इसके लिए रिजर्व्ड है, अब इसके अंदर कोई भी नहीं घुस सकता भले ही ये खाली पड़ी। तो ऐसे केस में वो थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कहलाता। तो लेकिन अब कई जने ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर क्यों, फिर सीधे यूनियन ही काम में लेते हैं ना यार, स्ट्रक्चर क्यों काम में लेना है। स्ट्रक्चर की भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी यूनियन की है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम एक ख़ास मेमोरी लोकेशन किसी को अलॉट करते हैं तो हमें उसका एड्रेस प्रॉपर पता होता है, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रक्चर का जो असेसमेंट है, यानी स्ट्रक्चर को हम असेस करते हैं किसी बाहर की लोकेशन से, तो वो ज़्यादा आसान होती है और ज़्यादा फास्ट होती है बजाय कि यूनियन की। बस इतना सा अंतर आता है, और वो अंतर हमको शायद आपस में हम जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है उसके अंदर तो हमको वो अंतर पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतने प्रोसेसर कंप्यूटर इतने फास्ट हैं कि आपको ये छोटी मोटी प्रोग्रामिंग की जो कमियां हैं, ऐसी कमियां छिप जाती हैं, पता भी नहीं पड़ती हैं आपको। एनीवे, इसके बाद यूज़र को एक ख़ास बात है बस यूनियन में कि यूज़र मस्ट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड एट एनी गिवन टाइम। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है किसी खास समय पर। अगर हम इस चीज़ को क्लियर करने में चूक गए तो ये क्या होगा, ये कई बार बड़े ही मीनिंगलेस से रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो भाई मीनिंगलेस किस तरीके से, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये देखें कि इस यूनियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं और स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों को हम साथ साथ किस तरीके से काम में लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने जिस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन किया था इसी तरीके से मैंने यूनियन डिफाइन किया। दिस इज यूनियन, आईडी इज इट्स नेम। वैसे ही कर्ली ब्रेसेस में लिया है, सेमीकोलन आगे लगा दिया है। इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक तो कैरेक्टर कलर और 12 इसका लेंथ है, ये अरे है एक, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर अरे है, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक इंटीजर है। तो ये 2 तरह के मैंने इसके अंदर एलिमेंट या मेंबर्स डिफाइन कर दिए। इसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर लिया जिसका कि नाम क्लोथ्स था, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एक कैरेक्टर अरे है जो कि मैन्युफैक्चरर नाम से है, जिसका 20 लेंथ है। इसके बाद एक फ्लोट है, फ्लोट वेरिएबल है जो कि कॉस्टिंग है उसकी। इसके बाद यूनियन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, ठीक है। क्या हुआ, हमने स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन किया था पिछली बार, याद है, लेकिन इस बार हमने क्या करा, स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन डिफाइन किया। तो स्ट्रक्चर के अंदर इस यूनियन को ले सकता हूँ। तो यूनियन, उसका आईडी और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो ये
ये यूनियन है, डिस्क्रिप्शन उसका नाम है, ये उसका आईडी है, और वो एक यूनियन है, ये उससे पता पड़ रहा है, ठीक है। और ये सब किसके अंदर आए हैं, ये किसके मेंबर हैं, स्ट्रक्चर के, यानी ये यूनियन भी किसका मेंबर हो गया, स्ट्रक्चर का मेंबर हो गया। तो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, और ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, एक शर्ट एक ब्लाउज, ठीक। इसको डिफाइन करने का एक सेकंड मेथड ये भी है, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या हुआ, वैसे के वैसे क्लोथ्स, ये कैरेक्टर मैन्युफैक्चरर, फ्लोट, कॉस्टिंग क्या, और उसके बाद यूनियन भी मैंने यहीं पर ही डिफाइन कर दी। पहले कहाँ था, पहले मैंने डिफाइन अलग की थी और काम में अलग जगह लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं वहीं डिफाइन कर रहा हूँ, इसी जगह पर डिफाइन कर रहा हूँ और इसी जगह पर काम में ले रहा हूँ। देख लिया आपने। और न सिर्फ मैंने डिफाइन करी, बल्कि इसको यहाँ पर नाम भी दे दिया, पूरी तरह डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीट दी है। डिस्क्रिप्शन नाम की यूनियन ली है, और वो डिस्क्रिप्शन नाम की यूनियन जो है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज़ नेम्ड एज क्लोथ्स। और उस स्ट्रक्चर को हमने के दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए, एक शर्ट है और एक ब्लाउज, राइट। चलिए आगे देखते हैं, वो वाली बात पे आते हैं कि अगर हमने प्रॉपरली मेमोरी मैनेजमेंट करते समय प्रॉपरली हमने ये डिफाइन नहीं किया कि कौन सी चीज़ कहाँ आने वाली है, तो वो अलग से रिजल्ट देंगे। देखिए कैसे होता है उसका। देखिए ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम लिया है, इंक्लूड stdio.h मेन लिया है, एक यूनियन आईडी जिसमें ये दो मेंबर्स हैं, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक एरे है, एक फ्लोट है और एक यूनियन है, ये मेंबर है तीन, है ना। अब मैंने क्या करा, स्टैटिक स्ट्रक्चर क्लोथ्स शर्ट्स। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्लोथ्स ले रहे हैं हम, और कौन सा उसका वेरिएबल का नाम क्या है, शर्ट लेगी। अब मैंने उसके अंदर डिफाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन, सेकंड 25 और थर्ड इज़ वाइट, ठीक है। ये तीन चीज़ें डिफाइन करी हैं इसके अंदर मैंने। तो आप ध्यान से देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन मतलब ये मैन्युफैक्चरर है, सेकंड फ्लोट है, ये वैल्यू 25.00 क्या है, ये कॉस्ट है। इसी तरीके से ये वाइट क्या है, ये डिस्क्रिप्शन आईडी वाली यूनियन है। यूनियन में दो चीज़ें हैं, कलर और साइज़, दो चीज़ें हैं, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। इसका मतलब चौथी चीज़ मैंने दी नहीं है इसके अंदर, चौथी चीज़ फ्री हो गई, है ना। अब प्रिंटफ मैंने दिया, प्रिंटफ \n साइज ऑफ, ये देखिए ये साइज ऑफ जो है ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अब ये साइज ऑफ जो कीवर्ड है ना, ये क्या करता है कि यहाँ पर जो भी प्रिंट कराएंगे ना हम, ये प्रिंट क्या होने वाला है, यूनियन आईडी जो है उसकी साइज़ प्रिंट होने वाली है, कि वो यूनियन आईडी जो है वो कितनी स्पेस ले रही है, ये वो साइज़ दिखा रही है एक्चुअली यहाँ, ठीक है ना। यहाँ ये क्लियर हो गई। अब आगे नेक्स्ट प्रिंटफ कमांड देता हूँ, %s यानी कि ये तो कैरेक्टर है, और %5.2f यानी कि ये जो है फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। तो दो चीज़ें होने वाली हैं। तो %s का मतलब मैन्युफैक्चरर हम करेंगे, मैन्युफैक्चरर कौन सा, शर्ट का, ये नाम है, और डॉट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था ना शर्ट, तो ये उसका है, शर्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक। इसी तरीके से शर्ट कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर देगा, राइट ना। इसके बाद एक और प्रिंटफ कमांड देते हैं हम, तीन अलग अलग प्रिंटफ कमांड दे रहे हैं जिससे हमको एक क्लैरिटी हो कि भाई अलग अलग किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर %s %d shirt.description.color, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ कैसे एक्सेस की जाती है ये पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसके बाद दूसरा shirt.description.size, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। ये क्या है, ये यूनियन जो स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन वाले मेंबर हैं ये उनको एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। पहली बार में तो क्या हुआ कि डायरेक्टली हमने वैल्यू दे दी, दूसरी बार में क्या हुआ, हमने साइज़ ऑफ यानी कि उसकी साइज़ क्या होगी वो बता दी, तीसरी बार में क्या हुआ,
हमने जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं सिर्फ वो लिए। चौथी बार क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं उसके अंदर जो यूनियन के एलिमेंट हैं उनके बारे में बात करें। ठीक, नेक्स्ट कमांड इज शर्ट डिस्क्रिप्शन साइज इज इक्वल टू 12। यहाँ मैंने सेट की, अभी तक तो नहीं की थी लेकिन अब मैंने सेट की। उसके बाद प्रिंटर दोबारा मैंने दिया और उसमें मैंने ये मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट दोनों बताए। इसी तरीके से फिर प्रिंटर कमांड दिया, डिस्क्रिप्शन कलर बताया और शर्ट डिस्क्रिप्शन साइज बताया। इसका जो आउटपुट आने वाला है इसके बाद, ठीक है, यहाँ तो क्या हो रहा है कि ये पूछेगा, ये तो प्रिंटर ये तो बता रहा है क्या क्या चीज़ आनी है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ जो आउटपुट आने वाला है वो क्या होगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर अमेरिकन, फिर कॉस्ट 25 क्योंकि पहले से डिफाइंड है, ठीक है। अब उसके बाद कलर भी हमने पहले से डिफाइन कर रखा, वाइट यहाँ दे रखा है ना हमने, है? तो कलर भी डिफाइन है। लेकिन इसके बाद की चीज़ हमारे पास डेफिनेशन में नहीं थी, तो वो क्या आया, ये आ गया यूनियन की साइज ऑफ, ये यहाँ। सिमिलरली जब दूसरे की बात करी मैंने, डिस्क्रिप्शन कलर डिस्क्रिप्शन साइज, तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही है, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट कलर और साइज, ठीक है। अब लेकिन जब मैं दूसरे कमांड पे आता हूँ तो क्या हो रहा है कि ये जो पहला वाला कमांड था वहाँ पर ये कलर क्लियर था, यहाँ पर जब मैंने कमांड दिया था ये तो कलर क्लियर था, यहाँ पर जो कमांड दिया है तो साइज क्लियर है लेकिन कलर क्लियर नहीं। तो अब क्या हो रहा है, अमेरिकन 25.0 क्योंकि ये तो मैंने जनरल दे दिया था, है ना। और उसके बाद अब ये क्लियर कट डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा कि विच कलर, डिस्क्रिप्शन के साथ में कलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन जो कलर का आ रहा है वो मैंने पहले से एडवांस में जो यहाँ डिफाइन कर रखा है उस जगह से नहीं ले रहा है वो, तो उस जगह को उसने ब्लैंक छोड़ दिया और साइज जो है यहाँ ले लिया। तो अब क्या हुआ, एक रिज़ल्ट एक अलग सा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमें बहुत क्लियर कट डेफिनेशन देनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है इस चीज़ की, ये जानकारी होनी हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन था। हालांकि हमारे स्तर पे जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, हमारी क्लास में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनमें इसका उतना उपयोग नहीं है, प्रैक्टिकल उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ जानना आवश्यक है ताकि जब भी आप एडवांस चीज़ें पढ़ें तो आप इसको अच्छे से कर पाएँ। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम इसके बाद जो फाइल मैनिपुलेशंस हैं, डाटा फाइल्स मैनिपुलेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे अगले 2-3 लेक्चर्स में। और इस प्रकार से हमारा सी का काम उस डाटा फाइल मैनिपुलेशंस को जानने के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।